So, हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति एंड वेलकम टू विरासत एकेडमी। आप सभी का विरासत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सी टेट के लिए। और पीजी दोनों ही बच्चे आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और सॉरी, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम एक बार आपको क्विक रिमाइंड कराती हूँ। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि तटस्थ वक्रों का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके बाद मैं आपको तटस्थ वक्रों के संदर्भ से रिलेट करके मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके उसके बाद हमने पढ़ा था उपयोगिता क्या है, उसको किस तरह से हम क्रमवाचक गणनावाचक रूप से मेजर करते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी से हम डिमांड कर्व को किस तरह से एनालिसिस करते हैं और किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे बहुत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि आप सभी जाइए और वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक्स के कोई भी बेसिस को समझने के लिए उसके आपको बेसिक फीचर होने पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जैसे जैसे मैं आपको लिखवाती चलती हूँ, आप वैसे वैसे लिख लिया करिए, ठीक है। तो सॉरी, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डिमांड क्या है, मांग क्या है, ठीक। आज हम पढ़ेंगे मांग, ठीक है, डिमांड। ठीक। तो जब भी हम डिमांड की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यकता की। हम किसी भी चीज का डिमांड क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दिया था वन बॉटल ऑफ वाटर का, ठीक है। हमें एक बॉटल पानी की चाहिए पीने के लिए, तो हमने उसका डिमांड क्यों किया, क्यों? क्योंकि उसको पीने की हमारी इच्छा थी, हमारी आवश्यकता थी, मुझे प्यास लगी थी, ठीक है। तो सबसे पहले कि मांग किस तरीके से निकला है, हम किसी वस्तु का डिमांड क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी होगा कि हमारे लिए प्रभावपूर्ण मांग, ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग क्या है, ठीक। प्रभावपूर्ण मांग या प्रभावपूर्ण इच्छा, प्रभावपूर्ण इच्छा। सबसे पहले हमें दो तीन चीज हमको समझना होगा। तो जब भी हम मांग करते हैं किसी वस्तु का, हम डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें आवश्यकता होती है। इकोनॉमिक्स में आवश्यकता और मांग में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोफेसर बेनहम ने क्या कहा। प्रोफेसर बेनहम कहते हैं कि किसी वस्तु की मांग, नोट करिए, कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मांगे जाने वाली वह मात्रा है। आप लिखिए प्रोफेसर, सब लोग लिखेंगे, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो
ठीक है। सॉरी। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मांगे जाने वाली, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मांगे जाने वाली वह मात्रा है जो, ठीक है, किसी दी हुई कीमत पर किसी निश्चित समय में या फिर इसको यहां पे ऐड ना करो, यहीं पे लिखो, वह मात्रा है, वह मात्रा है जो किसी दी हुई कीमत पर किसी निश्चित समय में मांगी जाती है। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि आपका डेफिनेशन ये कहता है कि किसी वस्तु की मांग, ठीक है, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो कि, वह मात्रा है जो कि किसी, ओके, वह मात्रा है जो कि किसी दी हुई कीमत पर, तो क्या दिया रहेगा, हमारा कीमत इवेंट रहेगा, तो किसी दी हुई कीमत पर किसी निश्चित समय में, क्या दूसरा पॉइंट है, किसी निश्चित समय में मांगी जाती है। ठीक है। तो हमारे पास दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। पहला कि हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, डिमांड क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड, और किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम मांगेंगे, और दूसरा कि हम किसी निश्चित समय में मांगते हैं। ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपको ये आता है कि हम किसी वस्तु की डिमांड करते क्यों हैं। तो हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं, उसकी हमें आवश्यकता होती है। अगर मान लो कि मुझे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, तब हम मार्केट में जाएंगे वॉशिंग मशीन खरीदने। क्यों? क्योंकि हमें वॉशिंग मशीन की केवल इच्छा नहीं है, मेरे पास उसकी आवश्यकता भी है। ठीक है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा, तो हम मांगते क्यों हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे पास आवश्यकता। ठीक है। आवश्यकता, तो आवश्यकता क्या है, आई थिंक ये लाइट पड़ जा रहा है। आवश्यकता, आवश्यकता या हम कहें प्रभावपूर्ण इच्छा। एक होता है इच्छा, एक होता है प्रभावपूर्ण इच्छा। इन दोनों में कोई डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सपोज करो कि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मेरी इच्छा है कि मेरे पास वॉशिंग मशीन है रहे तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लूं, बस इच्छा, नॉर्मल इच्छा है। प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होगा, प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए हमारे पास तीन चीजें होना आवश्यकता है, आवश्यक है। क्या क्या? सबसे पहले तो इच्छा, इच्छा की तत्परता होनी चाहिए। ठीक है। इच्छा की तत्परता, इच्छा की तत्परता। ठीक है। हमारे पास क्या है, इच्छा की तत्परता होनी चाहिए। कि दूसरा, हमारे पास अब मान लो केवल बहुत ज्यादा डिजायर है लेकिन पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो क्या हम इच्छा, क्या हम जाके दुकान पे खरीद पाएंगे? नहीं। तो इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास द्रव्य होना चाहिए। तो इच्छा पूर्ति के लिए द्रव्य की मात्रा, इच्छा पूर्ति के लिए द्रव्य की मात्रा, द्रव्य की मात्रा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जब हम अपना डिजायर फुलफिल करने चलते हैं तो हमारे पास पैसे भी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि सपोज करो मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास इच्छा भी है वॉशिंग मशीन हो जाए, लेकिन हम बहुत कंजूस हैं। ठीक है। हम चाहते ही नहीं है कि मेरा 20,000 10,000 जो भी है मेरे पॉकेट से निकले। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा पैसा सेव करके रखूं। तो जब अगर मान लो कि अगर हम द्रव्य को खर्च करने के लिए मेरे पास तत्परता नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो हम सामान नहीं खरीद पाएंगे।
ठीक है, हम मांग नहीं कर पाएंगे। तो क्या जरूरत है, हमारे पास तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि द्रव्य को व्यय करने के लिए, व्यय करने के लिए, करने के लिए तत्परता। ठीक है, जब इतनी सारी ये तीन चीजें जब हमारे पास रहती हैं, ठीक है, एक किसी वस्तु की इच्छा या हम तत्परता कह सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि इच्छा का तीव्र होना, ठीक है, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन का होना, और फिर हम ये कहेंगे कि साधन को व्यय करने के लिए भी तत्परता होना, तब हम कहेंगे कि इसको हम आवश्यकता या प्रभावपूर्ण इच्छा कहेंगे। तो किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो किसी एक निश्चित टाइम फ्रेम पे मांगी जाती है। जैसे सपोज करो कि अब मैं ये कहूं कि 1000 क्विंटल गेहूं की डिमांड है, तो ये गलत है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि हमारे पास जब हम प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको क्या बताया कि किसी वस्तु की मांग, तो किसी वस्तु की मांग क्यों की जाती है, पहला इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास उसकी आवश्यकता होगी, और आवश्यकता के लिए भी तीन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो किसी वस्तु की मांग का होना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद उसके लिए कीमत गिवन हो, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके लिए एक निश्चित टाइम हो, वो इंपॉर्टेंट है। तब वो जाके किसी वस्तु का मांग बनता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और फिर हमने देखा कि आवश्यकता या प्रभावपूर्ण इच्छा बनता कैसे है, वो भी तीन चीजें हैं। इच्छा की तत्परता है, इच्छा पूर्ति के लिए द्रव्य की मात्रा है, और द्रव्य को व्यय करने के लिए तत्परता है। ठीक, अब क्या हम चीज देखेंगे कि ओके, तो हमने आपको मैं एग्जांपल बता रही थी कि सपोज करो 1000 क्विंटल गेहूं की डिमांड, अगर मैं कहूं कि 1000 क्विंटल गेहूं का डिमांड है, का मांग है। देखो, जब भी आप एंट्रेंस के लिए पढ़ो या एकेडमिक के लिए पढ़ो या किसी भी चीज के लिए आप पढ़ रहे हो, हमेशा कोई भी चीज बेसिक से शुरू करके एडवांस तक जाओ, फिर उसका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपको घुमा फिरा के भी पूछा जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं बहुत ही आपको बेसिक से ट्राई कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो आप हमेशा एक चीज से समझ के चलो। 1000 क्विंटल गेहूं का मांग है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 1000 क्विंटल सिर्फ मात्रा दिया है, ना ही कीमत दिया है और ना ही समय दिया है। इसमें जब हम कीमत और समय जोड़ देंगे तब वो जा करके सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि प्रति माह 20 रुपए प्रति क्विंटल, 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ठीक है, प्रति माह 20 रुपए 20 रुपए कह रहे हैं, प्रति क्विंटल तो 200 रुपए होगा ना, सॉरी, प्रति माह 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की मांग, गेहूं आई थिंक ऐसे लिखा है, गेहूं की मांग, बहुत लोग ऐसे भी लिखता है। ठीक है, मांग ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, गेहूं की मांग 1000 क्विंटल है,
अब ये क्या है, ये सही है। ठीक, हमने इसमें क्या जोड़ा, एक हमने जोड़ा, एक प्रति माह ये शब्द जोड़ा, प्रति क्विंटल कितने रुपए प्रति क्विंटल ये जोड़ा, फिर उसके बाद मांगी गई मात्रा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको मात्रा। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, समय, और ये हमारा दिखा रहा है क्या, कीमत। ठीक है, तो जब हम किसी चीज की आवश्यकता को ही प्रभावपूर्ण मांग कहेंगे, और आवश्यकता और मांग में क्या है, डिफरेंस है। आवश्यकता में सिर्फ तीन चीजें होती हैं, एक इच्छा होती है, दूसरा उसको प्राप्त करने के लिए द्रव्य की मात्रा, और फिर तीसरा द्रव्य को भी खर्च करने के लिए तत्परता होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ प्रभावपूर्ण इच्छा या आवश्यकता को बताता है। लेकिन जब भी हम मांग की बात करेंगे तो मांग में हमारी हमें समय चाहिए, दूसरा हमें कीमत चाहिए, और तीसरा मांगी जाने वाली मात्रा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस मान लो कि आप यूजी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये हो सकता है कि 1000 क्विंटल गेहूं की मांग है। ये राइट है या रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है, लेकिन ये क्या है, हमारा सही है। बात समझ में आई। अब हम जानेंगे कि मांग तालिका क्या होता है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालिए डिमांड स्केड्यूल। अब हम डालेंगे डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। डिमांड स्केड्यूल क्या है, या मांग तालिका क्या है। अब देखो, जो मांग तालिका होती है वो भी हमारी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, पहला व्यक्तिगत मांग तालिका, और दूसरा बाजार मांग तालिका। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, हम हिंदी में लिख रहे हैं, आप इंग्लिश वाले आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। व्यक्तिगत मांग तालिका, मांग को ऐसे या चंद्रबिंदु जैसे भी आप लगा के लिख सकते हो, मांग तालिका। ठीक है, व्यक्तिगत मांग तालिका। दूसरा नोट करिए, बाजार मांग तालिका। ठीक, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक, अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका के बारे में, और हमारा इंपॉर्टेंस भी यही है क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम व्यक्तिगत मांग तालिका के बारे में बताएं। मांग तालिका होती क्या है, मांग तालिका का मतलब क्या है कि हम जब डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट कीमतों पर, मतलब विभिन्न मांग तालिका विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्रा, ठीक है, को अगर हम तालिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका क्या है कि किसी निश्चित समय में विभिन्न वस्तुओं पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं मांगी जाती है। ठीक, और इस विभिन्न मूल्यों पर उन पर मांगे जाने वाली मात्राओं को एक तालिका के रूप में लिखा जाता है। तो लिखो कि किसी बाजार में, लिख लो बाजार मांग तालिका अगर पढ़ रहे हो, किसी बाजार में विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राएं
किसी बाजार में किसी वस्तु की, यहाँ पे हेडिंग यहाँ पर लिखो किसी वस्तु की, क्योंकि किस चीज का हम डिमांड करेंगे, किसी वस्तु का। वस्तु या सेवा किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। हम वस्तु लेके चल रहे हैं। किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राएं मांगी जाती हैं। तो उनके विभिन्न कीमतों और विभिन्न जो मात्राएं मांगी जाती हैं उनके जो बीच का उनको, अगर देखो किसी बाजार में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राएं मांगी जाती हैं, इसी को अगर तालिका में प्रस्तुत करें, इसी का तालिका में प्रस्तुतिकरण भी लिख सकते हो। आपको लिखना नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में, आपको बस टिक करना है, आपको समझने के लिए। विभिन्न, इसी का तालिका में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा? तालिका का, मांग तालिका कहलाएगा। ठीक है। किसी बाजार में या फिर किसी व्यक्ति द्वारा, इसी में हम जोड़ दे रहे हैं, किसी बाजार में या किसी व्यक्ति द्वारा। तो ये दोनों ही डेफिनेशन हमारा हो गया कि जब हम किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो भी विभिन्न मात्राएं मांगी जाती हैं, अगर हम उसको एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? एक डिमांड शेड्यूल बन जाता है। ठीक, तो हम इसको बना के दिखा रहे हैं आपको। मांग तालिका, ठीक है। अब यहां पे हम मान लो कि हम वस्तु की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वस्तु की मात्रा। वस्तु की कीमत लिखो पहले हम वस्तु की कीमत, क्योंकि कीमत क्या है? प्राइस हमारा गिवन है और हमारा पे वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा, मांगे जाने वाली मात्रा। ठीक है। अब अगर मान लो कि वस्तु की कीमत 100 रुपए रहे, ठीक, वस्तु की कीमत 100 रुपए है, तो मांगी जाने वाली मात्रा, सपोज करो कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं, सपोज करो कि हम सेब खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि सेब की कीमत, सबसे पहले हम कम से ही शुरू करते हैं, 100 रुपए है, तो हम कितना डिमांड, हम 5 kg ले रहे हैं, ठीक है। हम सेब को 5 kg खरीद ले रहे हैं, 100 रुपए। अब अगर मान लो कि हमारा ये 200 रुपए हो जाए, ठीक, तो हम कितना ले रहे हैं? हम 2 kg खरीद ले रहे हैं, ठीक। अब अगर मान लो 300 हो जाए, तो हम कितना खरीद रहे हैं? 1 किलो खरीद रहे हैं। अब अगर मान लो 400 हो जाए, तो हम कितना खरीद रहे हैं? आधा किलो खरीद रहे हैं, मतलब 500 सॉरी 500 ग्राम खरीद रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ऐसे हम बना देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा हो गया मांग तालिका। तो मांग तालिका क्या है? सॉरी सॉरी ठीक है। तो मांग तालिका क्या है? किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के बीच में एक फलनात्मक संबंध बताता है, ठीक। तो आप लोग नोट डाउन करिए
कि ये क्या है कि एक मूल्य और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में फलनात्मक संबंध बताता है। मूल्य व मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में फलनात्मक संबंध बताता है। ठीक, समझ में आया? अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है। फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है? सपोज करो कि जब हम ये कहते हैं कि D इज अ फंक्शन ऑफ P, क्वांटिटी डिमांडेड, किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा उसके प्राइस का फलन है। ठीक है, अगर हम D और P में फलनात्मक संबंध लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे। तो ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में एक होता है नॉर्मल रिलेशनशिप, जैसे मैं कहूं कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच में कोई संबंध है तो एक नॉर्मल तरीके से हो गया। लेकिन जब हम फलनात्मक संबंध की बात करते हैं तो याद रखना कि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना मस्ट है। तो यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा? क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, यहां पे जो डी है वो क्वांटिटी डिमांडेड है और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, और जो हमारा पी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब फलनात्मक संबंध की बात करते हैं, फंक्शनल रिलेशन की बात करते हैं, तो हमेशा उसमें वन मस्ट बी डिपेंडेंट वेरिएबल, एक परतंत्र चर होना चाहिए और एक या एक से अधिक जो भी हो वो हमारा स्वतंत्र वेरिएबल या फिर हम कहें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। और क्या हो सकता है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो भी हमारा इक्वेशन आएगा, अभी आगे चल के थोड़े से मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में हम समझाएंगे मैथमेटिकल्स में, तो जब भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब निर्धारित कर सकते हैं। और क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि अभी एक फंक्शन हम यहाँ लिख ही देते हैं कि a माइनस बी पी है ना, d इज अ फंक्शन ऑफ a माइनस बी पी। सपोज करो ऐसा मैंने कोई फंक्शन लिख दिया, तो इसमें क्या है कि अगर हम p की वैल्यू रखें, a और b की पता हो, मान लो कि a की वैल्यू t बराबर हमने लिखा a माइनस बी पी। ठीक, मान लो a और b की वैल्यू हमें पता है। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू मान लो किसी ने दे दिया 1 और b की वैल्यू मान लो किसी ने दे दिया 2। ठीक है, और p की वैल्यू मान लो हो गया 3। तो इससे हम d की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम d की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पे ये था कि जब भी हमारे पास फंक्शनल रिलेशनशिप आता है तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक या एक से अधिक हमारे पास स्वतंत्र चर या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट के माध्यम से हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डिपेंडेंट वेरिएबल को डिटरमाइन करता है। ये होता है फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब। आई थिंक आप अब कभी नहीं भूलेंगे। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे मांग तालिका क्या है, वो हम मैथमेटिकल में आपको बताएंगे, अदरवाइज हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो हम मांग तालिका बता रहे थे। तो मांग तालिका क्या होता है कि जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और कीमत के बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है।
तो हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत मांग तालिका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है और बाजार मांग शेड्यूल क्या होता है, ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के लिए किसी एक उपभोक्ता के पर्सनल डिमांड को हम जब देखते हैं तो वो क्या होता है, ये मान लो कि व्यक्तिगत मांग तालिका है, ठीक, ये हो गया हमारा व्यक्तिगत। और जब हम बाजार मांग तालिका की बात करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि हमारे बाजार में कुल कितना कुल जो भी हमारा सेब हो, अगर पर्टिकुलर इतना प्राइस चल रहा है तो कुल कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। सपोज करो 100 पे हम इसको 500 केजी कर ले, इसको हम 200 केजी कर ले, है ना, मांग में। तो इसको हम अगर बाजार मांग तालिका करेंगे तो बाजार मांग तालिका क्या है, जैसे कि इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हम, देखो जैसे इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड मांग कीमत, यहाँ पे हम सॉरी एक लाइन और खींचिए। अब यहाँ पे हम होगा क्या, कीमत, प्राइस। यहाँ हम कीमत लिख लिए, तो कीमत हमने माना कि 100 रुपए केजी है ना, 100 रुपए है। और यहाँ आप रुपीस में लिख लो, यहाँ रुपीस में है, डॉलर में है, क्या है। आप कभी भी टेबल बनाओ ना तो किस तरह से आप क्वांटिफाई कर रहे हो, किस तरह से आप मेजर कर रहे हो, उसको जरूर लिखो, हो सकता है डॉलर में हो, ठीक। 200 लिख रहे हैं, उसके बाद हमने लिखा 300, 400, ऐसा हम देखो प्राइस बढ़ाते चल रहे हैं। एक्स वस्तु क्या, एक्स क्या है, व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति, वाई व्यक्ति, और यहां पे हम लिखे जेड व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब है कि एक्स इंडिविजुअल, वाई इंडिविजुअल और जेड इंडिविजुअल। और जब हम इनका टोटल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरे मार्केट का डिमांड शेड्यूल मिलेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल से ही मिलकर के तो पूरा मार्केट बनता है। तो जब हर एक अलग अलग उपभोक्ताओं का हम मांग वक्र आपस में जोड़ दें, मांग वक्र नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड आपस में जोड़ दें, तो हम क्या, हमें मांग तालिका, बाजार मांग तालिका प्राप्त होगी। एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम वक्र के माध्यम से बनाएंगे, मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे, सपोज करो ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड का है, ठीक है, इस तरह से करके हम मांग वक्र बना रहे हैं। तो जब हम इन सब का पार्श्व योग करते हैं, पार्श्व योग मतलब हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल समेशन, ठीक। तो हमको क्या मिल जाता है, मांग वक्र मिल जाता, बाजार का मांग वक्र मिल जाता है। जैसे ये एक्स का है, सपोज करो ये 100 रुपए कीमत, ये हम 100 रुपए ही कीमत सपोज करो कर रहे हैं। ये कितना मांग रहा है, 1 किलो, ठीक। इसने कितना मांगा, वाई ने, ये जो दिखा रहा है ये मान लो 2 किलो, 100 रुपए ही कीमत, चलो प्रिवेलिंग प्राइस 100 रुपए है। और जेड ने कितना मांगा, जेड ने 3 केजी मांगा, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इसकी, 3 केजी। तो 1 2 3, यहां पे हम लिखे 1 किलो सॉरी सर्दी हो गई, 2 केजी, और यहाँ पे 3 केजी, ठीक। 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 3 6, तो टोटल डिमांड कितना हो गया, 6 केजी का। अब यही मान लो कि हम आपको मांग वक्र के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे इसने मांगा 1 किलो, इसका डिमांड है कितना प्राइस पे, 100 रुपए पे, ठीक है, ये 100 रुपए पे है। इसका कितना प्राइस है, एक इसने मांगा है 2 किलो, कितने प्राइस पे, ये भी 100 रुपए। अब इसने माना है 3 किलो, कितना प्राइस है, 100 रुपए। तो जब हम मार्केट डिमांड कर्व निकालते हैं तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मार्केट डिमांड होता है क्या, हॉरिजॉन्टल हम उसका समेशन करते हैं, वर्टिकल समेशन करते हैं, या फिर
समेशन, ऐसा कोई एग्जांपल ले लो, कुछ भी, तो पहला ऑप्शन दे देगा, दूसरा ऑप्शन देगी, तीसरा, चौथा निम्न में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। यहाँ पे दे देगा आपको पार्श्व योग। पार्श्व योग को ही क्षैतिज योग कहते हैं, हिंदी में बता रहा है, और इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पे सपोज करो, हाँ, वर्टिकल समेशन, ऊर्ध्वान ऊर्ध्वा ऊर्ध्वाधर योग, ठीक है। और उपयुक्त में से सभी या दोनों लिख दो, और एक ऑप्शन बना लो तुम लोग, कोई नहीं, कोई नहीं, तो सही ऑप्शन होगा तुम्हारा पार्श्व योग, ये वाला तुम्हारा सही होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, अरे सॉरी 3 2 5 1 6। तो जब हमारा डिमांड शेड्यूल बनेगा मार्केट का, ये हमारा मार्केट का जब बनेगा, तो हम मार्केट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 kg एट द प्रिवेलिंग प्राइस क्या है, 100। तो जब हमारी कीमत वस्तु की, सेब की 100 रुपए प्रति केजी है, तो हम उसका डिमांड कितना कर रहे हैं, मार्केट में हमारा 6 किलो माना जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, तो इसको हम मिटा देते हैं, या हाँ ठीक है, इसी पे तो हमने लिखा था 200, 300, 400, ठीक है। तो ये 1 किलो के लिए हमने समझाया आपको। अब इसी तरह अगर मान लो कि ये तो 100, ये पूरा ही 100 का है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम पूरा जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या है, मार्केट का बन जा रहा है, ये हमारा मार्केट का है, और ये सभी क्या है, ये डिमांड है एक्स का, ये डिमांड है वाई इंडिविजुअल का, ये एक्स वाई गुड नहीं है, ये एक्स वाई व्यक्ति है, गुड हमारा एक ही है, हमने लिया है सेब, ठीक है। तो जब हम बाजार मांग तालिका बनाते हैं, तो बाजार मानते हैं एक ही वस्तु के लिए जो विभिन्न उपभोक्ता मांगी जाने वाली मात्रा होती है, उसका हम पार्श्व योग करते हैं, ठीक, समझ में आ गया आपका। ये हमारा जेड का है, जेड कंज्यूमर का है, और यहाँ पे हमारा ये पूरा मार्केट का है, ठीक है। ये डिमांड कर्व एक्स वाले का है, ये वाई का है, और ये आपका जेड का है, और ये डी एम है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ठीक। तो बाजार मांग तालिका समझ में आ गई, और ये क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है। हमने ये भी बताया कि फंक्शनल रिलेशनशिप आपका क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि मांग रेखा क्या है, ठीक है। तो ये मांग तालिका समझ में आ गई। अब हमको ये पढ़ना है कि मांग तालिका, अरे मांग रेखा क्या है, ठीक। और हाँ ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व क्या है। डिमांड कर्व क्या है, या मांग रेखा। मांग रेखा सिंपल है, जब हम मांग तालिका को, ठीक है, जब हम इंडिविजुअल मांग तालिका को ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम मांग रेखा कहते हैं, ठीक। तो मांग रेखा हमारी क्या बन गई कि ठीक है, ये हमारा O हो गया, ये हमारा X, ये हमारा Y, और ये हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। आप इसे कर्व फॉर्म में बनाइए तो ये ज्यादा बेटर होगा, आई थिंक सो। यहाँ पे आप y ले लो, यहाँ पे आप x ले लो, और ये हमारा क्या है, डिमांड
हो गया। ठीक है, ये है मांग रेखा। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड या मांगी जाने वाली मात्रा, और यहाँ पे हम लेंगे कीमत, वस्तु की कीमत। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि विभिन्न प्राइस पर, विभिन्न डिफरेंट प्राइस पर वस्तु की कितनी मात्रा मांगी जाती है। अब अगर मान लो कि इसको हम कुछ और तरीके से आपको दिखाएं तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारा ये सपोज करो कि हमारा P1 प्राइस है। ठीक है, ये हमारा P1 प्राइस है और P1 प्राइस पे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, Q1 है। तो देखो, जब हमारी प्राइस OP1 है, मतलब हमारी कीमत जब ज्यादा है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कम कर रहे हैं। तो जब कीमत हमारी ज्यादा होती है तो वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा कम होती है, और जब यही कीमत हमारी कम हो जाए, P2, मतलब यहाँ से देखो कीमत हमारी घट रही है, ठीक है, P2 हो रही है, तो हम कितना की क्वांटिटी मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं आपका Q2। तो जब हमारी कीमत देखो डिक्लाइन हो रही है तो हम मांगे जाने वाली मात्रा अपनी बढ़ा दिए हैं। स्कोर ऐसे, ठीक है। तो जब हमारी जो कीमत है, जब हमारी कीमत हमारी OP1 रहती है तो हम कितनी की वस्तु मांगते हैं, OQ1 मात्रा में मांगते हैं। जब हमारी कीमत OP2 हो जाती, प्राइस मतलब हमारी डिक्लाइन कर रही है, तो हम वस्तु की ज्यादा मात्रा मांगते हैं। ठीक है, ज्यादा डिमांड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका अभिप्राय यह होता है कि कम कीमत पर वस्तु की ज्यादा मात्रा मांगी जाती है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारा कीमत प्राइस हमारा डिक्लाइन हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा इनहांस हो रहा है। ठीक है, जब हमारा कीमत घटता है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। इसका मतलब कि प्राइस कीमत पर और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में इनवर्स रिलेशनशिप है ना। तो यहां पे लिखो यहां पर, या देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड को हम QD से लिख रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड यहां लिखो, मांगी जाने वाली मात्रा, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, तो ये हमको पता चला कि किसी भी वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मतलब विलोम। लेकिन याद रखो, ये जो रिलेशनशिप बताया जा रहा है वो क्या है, क्वालिटेटिव है। ये कैसा रिलेशन, मांग वक्र जो है, वस्तु और उसके बीच का जो कीमत है उसके बीच में वो एक संबंध को बताता है। कैसा संबंध को बताता है, कि क्वालिटेटिव गुणात्मक अप्रोच को बताता है। ये कैसा संबंध बता रहा है, गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब क्या है, कि ये बता रहा है कि क्या डायरेक्शन है। अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा। ये केवल डायरेक्शन बता रहा है कि मांगे जाने वाली मात्रा कम होगी या बढ़ जाएगी। ये रिलेशनशिप गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिफाई नहीं करता, ये कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बताता। ठीक है, ये नहीं बताता कि
प्राइस में 20% का चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में 30% का चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ क्वांटिफाई नहीं कर रहा है, सिर्फ क्वालिटेटिव बता रहा है कि अगर हमारी प्राइस कम होती है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, जब हमारी प्राइस अधिक होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है। समझ में आया कि हमारी मांग रेखा एक्चुअल में क्या बता रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा बैठ जाए। अब एक चीज याद रखो कि जो मांग रेखा है वो एक स्थैतिक चीजों को बता रही है। स्थैतिक का मतलब क्या है, वो स्टैटिक पॉइंट बता रही है। स्टैटिक मतलब कि हमारा प्राइस गिवन है, ठीक है, हमारा जो मांग रेखा एक स्थिर स्थिति को बताती है और इस प्रकार एक समय अवधि में मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो नहीं बता रही है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम, जो मांग रेखा है एक स्थैतिक स्थिति को बताता है। स्थैतिक, स्थैतिक मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि मैंने मांग के डिफिनीशन में ही आपको बताया कि किसी वस्तु की मांगी जाने वाली किसी वस्तु की मांग क्या है, किसी वस्तु, किसी दिए हुए कीमत पर किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा किसी निश्चित टाइम फ्रेम में, उसको हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित समय पे किसी वस्तु की दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं। तो ये क्या है, स्थैतिक स्थिति दिखा रही है, ये स्थैतिक दिखा रहा है, ये परिवर्तन नहीं बता रहा है। ठीक, और क्या बता रहे हैं कि अनेक वही सारी एजम्पशंस, मांग रेखा के क्या एजम्पशंस होगा कि स्थैतिक स्थिति को बता रहा है। फिर आप लिख सकते हो कि उपभोक्ता की रुचि व पसंद समान रहती है। ठीक है, और कीमतों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होगा तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड प्राइसेस में चेंजेस होगा, फिर वो अलग चलेगा। ठीक, और मान लिया जाए तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय को स्थिर है, अन्य वस्तु दिलचस्पी रखता है, कीमत स्थिर मान ली जाती है। समझ में आया कि यहाँ पे जो मौद्रिक आय है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय वह भी स्थिर है, क्योंकि अगर उसकी मौद्रिक आय बढ़ेगी घटेगी तो उसका भी इस पे इम्पैक्ट बढ़ेगा, जो कि हम आपको आगे के क्लासेस में बताएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारी मांग रेखा क्या होती है। अब हम ये बात जानेंगे कि मांग रेखा के क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मांग रेखा के क्या प्रकार होते हैं, तो अब आता है हमारा कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, मांग रेखा के प्रकार, मांग रेखा के मांग रेखा के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। क्या, मांग के प्रकार लिखो सिंपल से, काइंड्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। मांग के प्रकार, ठीक है, काइंड्स ऑफ डिमांड। काइंड्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। ठीक, तो मांग के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला हो सकता है मूल्य मांग। ठीक, या फिर प्राइस डिमांड जिसे हम कहते हैं। पहला आप लिखो प्राइस डिमांड, मूल्य मांग, प्राइस डिमांड। ठीक है, तो पहला टाइप हो गया हमारा मूल्य मांग। दूसरा आय मांग, और तीसरा आड़ी मांग। मूल्य मांग को प्राइस डिमांड, आय मांग को हम लिखेंगे इनकम डिमांड,
आड़ी मांग को हम लिखेंगे क्रॉस डिमांड। बेसिक ये ही तीनों है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो नोट करो, ठीक है। यही कंटिन्यू करेंगे हम। इसके अलावा चौथा आप लिख लो, जब हम आड़ी मांग पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम क्रॉस डिमांड पढ़ेंगे तो उसमें हम दो टाइप लेंगे। क्रॉस डिमांड के ही हम दो टाइप लेंगे। इसी में हम प्रीवियस में जाए तो ये जो हमारा, यही पे हम बता रहे हैं आपको, सॉरी सर्दी हो गई है। इसी के हमारा दो टाइप आएगा। ठीक है, इसमें क्या दो टाइप आएगा क्रॉस डिमांड में ही, आपका एक आएगा सब प्रतिस्थापन वस्तुएं, या इसको कह सकते हो सब्स्टिट्यूट डिमांडेड, इसको हम कहेंगे प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग या स्थानापन्न वस्तुओं की मांग। इसी में हम पढ़ेंगे आपका सब्स्टिट्यूट गुड, प्रतिस्थापित वस्तुएं, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक वस्तुएं। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आपका कंपोजिट मांग, सामूहिक मांग लिख लो, सामूहिक मांग, ठीक है। और एक हम लिखेंगे संयुक्त मांग, और छठा में लिख लो डिराइव्ड डिमांड या फिर डिराइव्ड व्युत्पन्न मांग, व्युत्पन्न। ये तुम्हारा क्या है, जैसे डिराइव्ड डिमांड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, चलो मूल्य मांग से स्टार्ट करते हैं। मूल्य मांग सबसे पहला है हमारा प्राइस डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बस याद रखो इतना काफी है। आपका आता है कि मूल्य मांग क्या है, ठीक है, मूल्य मांग, मूल्य मांग तो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को मूल्य मांग कहते हैं। जैसे अब तक जो हमने मांग का डिफिनीशन पढ़ा, मांग रेखा पढ़ा, वो सभी मूल्य मांग पे थी। मूल्य मांग मतलब कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस था, और उन डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड किया, ठीक है। उपभोक्ता ने तो डिफरेंट डिफरेंट आपका क्वांटिटी डिमांडेड हुआ, तो उसको हम क्या कह दिए, मूल्य मांग। तो यहाँ पे आप लिखो ओ, यहाँ पे y, यहाँ पे x, और जब हम यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस, तो यहाँ पे ये जो है वो प्राइस डिमांड है, ठीक है, प्राइस डिमांड कर। ये जो कर्व क्या बता रहा है हमारा, कि मांगे जाने वाली मात्रा और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस
डिमांड लाइन, प्राइस डिमांड लाइन। मूल्य मांग, प्राइस डिमांड कर्व इसको बोल दो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्राइस डिमांड कर्व। तो प्राइस डिमांड कर्व, फिर मैंने ये बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी मांगा जाएगा, तो इसको हम लोग प्राइस डिमांड कर्व कहेंगे। इसको ये भी देख लो। ये हमारा P1 है, इसके अगेंस्ट हमने मांगा Q1, और उसके बाद ये हमारा P2 है, इसके अगेंस्ट हमने लिखा Q2। समझ में आया? तो ये हमारा जो नॉर्मल डिमांड कर्व हम बनाते हैं वो हमारा प्राइस डिमांड कर्व है। प्राइस डिमांड कर्व उधर चला गया। समझ में आया? अब हमारा क्या है कि इनकम डिमांड कर्व क्या है। इनकम डिमांड कर्व, इनकम डिमांड कर्व, ठीक है। आय मांग वक्र, इसको हम कहेंगे ना आय मांग वक्र। आय मांग वक्र या आय मांग रेखा, कुछ भी इसको कह सकते हैं। ये क्या दिखाता है? तो जब कोई उपभोक्ता अपने डिफरेंट डिफरेंट इनकम पर या डिफरेंट डिफरेंट आय पर वस्तुओं की मांगे जाने वाली जो मात्रा होती है वो क्या होगा? आय मांग वक्र होगा। इसे हम एंजिल वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजिल वक्र। एंजिल वक्र भी इसको कहा जाता है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ जहां पे हमने प्राइस लिया था अब वहीं पे हम इनकम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा O, यहाँ हो जाएगा आपका Y, यहाँ पे हो जाएगा X। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनकम लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा, ये जो कर्व होगा वो क्या हो सकता है? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कर्व हम नॉर्मल गुड्स के लिए बनाए अगर, तो हम एक कर्व ले लें। सॉरी, हम ऐसे ले लें। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हमारा यहां पे देखो, जैसे ठीक है, यहाँ पे हम कहें कि हम सपोज करो कि हमारा I1 है। जब हमारा इनकम I1 था तो हमने क्या माना? किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा Q1 है। जब हमारा इनकम बढ़ के I2 हो जा रहा है तो हमने क्या मांगा? हमने क्वांटिटी डिमांडेड कितना रखा? Q2। इसका मतलब जब हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा भी बढ़ रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे
नॉर्मल गुड्स मतलब सामान्य वस्तुएं, इसको हम कहेंगे सामान्य वस्तुएं या फिर सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तु या फिर हम कहेंगे नॉर्मल गुड्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक सामान्य वस्तु है कि हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रहा है, तो हम उसे नॉर्मल गुड्स कहेंगे। अब अगर मान लो कि अब अगर मान लो कि हमारी इनकम ये प्रीवियस में कह सकते हो कि हमारा आई और क्यू के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, कि आई हमारा इनहांस हो रहा है इनकम, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो सामान्य वस्तु। अभी हम ये बता रहे हैं आपको कि जब हमारा इनकम I1 है, ठीक, जब हमारा इनकम I1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे कितना है, Q1। अब अगर मान लो कि हमारी आय बढ़ गई, हाँ, हमारा जो इनकम है वो बढ़ गया, बढ़कर I2 हो गया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, वो Q2 हो गई। इसका मतलब कि इनकम के बढ़ने से किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा घट गई। इसका मतलब ये क्या है, इंफीरियर गुड है, मतलब निकृष्ट वस्तु है, निकृष्ट वस्तु है, निकृष्ट वस्तु। ठीक है, ये क्या है, निकृष्ट वस्तु है, उसके लिए ये क्या है तुम्हारा, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो मांगी जाने वाली मात्रा, मांगी गई मात्रा, और ये क्या है, आय, मतलब इनकम। ठीक, ये क्या है तुम्हारा, आय मांग वक्र, आय मांग वक्र। समझ में आया आपको कि जब अगर हमारा इनकम और क्वांटिटी, इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या है, कम हो रहा है, तो ये किसके लिए हो रहा है, इंफीरियर गुड्स के लिए होता है। और नॉर्मल वक्र के लिए, नॉर्मल गुड के लिए हमने बताया कि हमारा इनकम और क्वांटिटी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि क्रॉस डिमांड कर्व क्या होता है, और उसके आगे भी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी विद द मैथमेटिकल डेरिवेशंस, वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, और हो सकेगा तो कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो सम अप करते हैं हम कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि मांग वक्र क्या है। हाँ, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी किसी वस्तु की मांग क्या होती है और हम मांग के कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्राइस डिमांड क्या है, इनकम डिमांड क्या है, और इनकम डिमांड का ही हमने टाइप देखा। और नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि हमारा क्रॉस डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एग्जाम जरूर होगा। थैंक यू सो मच।